तो जब आप 6 महीने बाद अपने आप में चेंजेस देखेंगे, खुद पाएंगे कि मैं कितना सकारात्मक उड़ चुका हूँ। कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा वही सीखता है जो आप उसे सिखाते हैं। अपनी बॉडी को के अंदर चेंज विद इन 1 मंथ बहुत आसानी से देख सकते हैं। हम इनको हील कर सकते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वाणी शक्ति, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं आत्मा की आवाज़ की, आत्मशक्ति की एवं एक ऐसे रास्ते की जो हमें भीतर से जोड़ती है। आज के एपिसोड का विषय बहुत ही विशेष है, जो है योग। योग ना कि केवल एक व्यायाम है, बल्कि एक जीवन शैली है जो मानव के आत्मा, शरीर और मन को संतुलित करने की अद्भुत कला सिखाती है। योग जैसे गहरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य शेखर अग्रवाल जी, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया है। इन्होंने आकाशवाणी पर भी इनकी आवाज़ आपने सुनी होगी एवं कई सारे न्यूज़ चैनल पे भी आप इन्हें देखे सुने होंगे। इनके बारे में मैं जितना बताऊंगी मुझे कम प्रतीत होगा, इसलिए मैं चाहूँगी ये अपने बारे में आपको स्वयं बताएं। लेकिन इससे पहले योगाचार्य जी, आपका वाणी शक्ति में स्वागत है एवं वाणी शक्ति से जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी शक्ति के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य शेखर, मेरी मास्टर्स और बैचलर्स स्नातक व परास्नातक पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से हुई। मैं करीब 2013 से 18 तक हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में ही रहा। 2018 के बाद हमने योग की यात्रा लोगों को सिखाना, अन्य कई माध्यमों से, ऑफलाइन ऑनलाइन कई माध्यमों से उनको सिखाना स्टार्ट किया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज हम 2 स्टूडियोज़ अपने चला रहे हैं। करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने आज तक फ़िलहाल योग सिखा दिया है। 100 से ज़्यादा लोगों को हमने योग में प्रशिक्षित कर दिया है, जो और लोगों को योगा पूरे भारत में सिखा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे किसी भी सवाल की ओर आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में योग का महत्व क्या है और आपकी रुचि योग के प्रति कैसे आई? ईश्वर व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म शायद पिछले जन्म के रह जाते हैं, जो उसको अगले जन्म में भी मिलते हैं। 12th तक मैंने भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक बच्चे की तरह अपनी साइंस साइड से पढ़ाई पूरी करी थी। ईश्वर की कुछ अनुकंपा रही कि 2013 में मेरे को पतंजलि जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और जब एक बार एडमिशन लिया तो मन ऐसा लगा कि अपना जीवन ही मैंने योग को आहूत कर दिया। स्वामी जी की प्रेरणा रही, लोगों का साथ रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, जिसके माध्यम से मैं आज आपके सामने बैठा। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी पहले बताया कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से, दोनों माध्यम से आपने योग में प्रशिक्षण दिया है लोगों को। आपके लिए क्या लगा कि सबसे सटीक माध्यम कौन सा है जिसमें कि योग सिखाना और लोग जल्दी सीख पा रहे हैं? देखिए, जो फिज़िकल क्लास का जो आनंद है वो बिल्कुल एक अलग अनुभव रहता है। हाँ, ऑनलाइन जो एक तरीका सिखाया वो आजकल का मॉडर्न तरीका ज़रूर हो सकता है, परंतु जो तरीका आप ऑफलाइन आके, आप जो स्टूडियो पे आके या जो एक गुरु के अवलंबन में आके जो आप योग करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है और उसका जो आनंद है वो अलग रहता है। जी, मतलब ऑफलाइन की तो मतलब वो फिज़िकल जो क्लास होती है उसकी बात अलग है, कि मैं भी मानती हूँ। लेकिन योग के प्रति रुचि, जो कि बहुत भारत में तो बहुत कम लोगों में होती है योग के प्रति रुचि, और उन्हें मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता है इस चीज़ का कि वो योग क्यों करें। उन्हें लगता है कि हम तो काम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या बना कि हमें योग में बहुत मज़ा आ रहा है योग करके? क्या रुचि का कारण क्या रहा, और योग महत्वपूर्ण क्यों है लोगों के लिए, ये बताइए। योग महत्वपूर्ण इसीलिए, योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया तक भर नहीं है, योग एक जीवन शैली है। महर्षि पतंजलि जिन्होंने अपने जीवन काल में 3 ऐसे ग्रंथ लिखे, योग दर्शन, व्याकरण संहिता, जो हम हिंदी बोल रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं, वो भी उस महर्षि पतंजलि ने हमें एक ग्रंथ के माध्यम से दी। और आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ जो उन्होंने एक अटूट भेंट, एक ऐसी भेंट भारत को दी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो योग दर्शन एक अपने आप में एक इंडियन फिलॉसफी का एक दर्शन है। देखिए, जितने भी दर्शन हैं वो हमें अर्थ से परमार्थ की ओर ले आते हैं। तो योग दर्शन भी हमें समाधि की ओर, एक जीवन जैसे हमें जीना चाहिए वो हमें मार्ग दिखाता है। योग दर्शन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक की एक पूरी यात्रा है।
इसमें सिर्फ हम कुछ आसन कर लेना, कुछ प्राणायाम कर लेना तक भर सीमित नहीं है। योग दर्शन एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, आपका आहार कैसा होना चाहिए, आप ऋतु के अनुसार कैसे आपके कर्म होने चाहिए, कैसे आपका दूसरों के प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए, स्वयं के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये पूरा का पूरा जो एक लेखा जोखा है वो पूरा योग दर्शन में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो जब मैंने योग करना स्टार्ट किया, जब मैंने इन चीज़ों को जाना, तो आनंद इतना आने लगा कि मैंने जैसे पहले कहा कि मन ऐसा हुआ कि अपने पूरे जीवन को ही मैं योग को आहूत कर दूं। जी, जैसा कि आपने बताया, आपने तो पूरा जीवन ही योग को समर्पित कर दिया है। तो योग आपने सिखाया है, तो उसमें मुझे ये बताइए कि वो शारीरिक रूप से कितना प्रभावी रहा और मानसिक रूप से कितना प्रभावी रहा? क्योंकि बहुत लोग जिम जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना बॉडी फ्लेक्स करना होता है, लाइक अपने बॉडी में थोड़ा जो चाहिए होता है कि मुझे सुंदर दिखना है या फिर मुझे बॉडी चाहिए, तो उसके लिए। लेकिन मानसिक रूप से क्या जिम उतना प्रभावी होता है जितना योग होता है, और योग क्या प्रभाव डालता है हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो योग जो है, जैसे मैंने बताया, वो 8 लिम्स ऑफ योगा है। महर्षि पतंजलि ने एक योग दर्शन की एक पुस्तक, हमें एक ग्रंथ दिया जिसके अंदर 8 एक अंग हैं जो हमें, मैंने बताया, समाधि का मार्ग दिखाते हैं। जिसका पहला अंग है यम, फिर आता है नियम। तो यम जो है वो हमारी समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे उसके अंदर उन्होंने 5 हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ बताई, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर आप किसी भी एक अंग का पालन करें तो वो व्यक्ति आज की तारीख में हमारा महापुरुष है। जैसे अहिंसा का पाठ पढ़ाया महात्मा गांधी ने, तो वो इस सदी के सबसे बड़े महात्मा कहलाए। सत्य, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का पालन किया, वो युगों युगों से अब एक सत्य के प्रतीक बन गए हैं। अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा आचरण करना, और अपरिग्रह, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हुए सुदामा, जिन्होंने अपने से अधिक वस्तुओं का सेवन ना किया, जिसको हम बोलते हैं अपरिग्रह। आपके पास जितना है उसमें आप खुश हैं, उसको बोला जाता है अपरिग्रह। तो ऐसे ही हमारे सुदामा रहे जिनकी कथाएं आप सालों सालों से सुनते आ रहे हैं। फिर आता है नियम। नियम कहा जाता है जो हमारी स्वयं के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। फिर आता है आसन। आसन जो हम लोग डेली रूटीन में हम लोग सुनते हैं कि हमें ये आसन करने चाहिए। अगर छोटे हैं तो बड़े होने के लिए वाले आसन, मोटे हैं तो पतले होने के लिए ये वाले आसन, वो तीसरा अंग है। फिर आता है प्राणायाम, जिससे हम प्राण का आयाम, मतलब जिससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे हम एक तरह से कहा जाए तो हम अपनी आयु को और बढ़ाते हैं। फिर आता है प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों का संग्रह करना। फिर आता है ध्यान, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, धारणा, सॉरी, उसके बाद होता है धारणा, जिसके अंदर हम किसी भी एक विषय के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। फिर उस विषय के अंदर हम निरंतरता दिलाते थे, तो ध्यान, और फिर समाधि। तो आपने प्रश्न किया था कि जब लोग जिम करते हैं जी, और योग में क्या फ़र्क है, तो जब हम योग करते हैं तो हम पूरे संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण शरीर को, अपनी संपूर्ण, एक तरह से कहा जाए, पूरी जीवन शैली को बदलते हैं। जी। तो उससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार का विकास होता है। जी, आपने ये सही बताया कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही विकास होता है हमारा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी के जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है लोगों की, जिसमें रोज़ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं तो कई बार डेस्क पे, ऐसे हमारा काम होता है डेस्क पे हम बैठ के काम करते हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे पेट बाहर आ रहा है, मानसिक तनाव रहता है, रात में नींद नहीं आती है, चिंता, परेशानी, मतलब अभी के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में चिंता तो बहुत है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जिम के लिए टाइम निकाल पाते हैं, बहुत लोग 1 घंटे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन योग जो है, योग कहते हैं कि वो उसको आपको अपना जीवन के साथ में लेकर चला जाता है। तो आप कौन कौन से आसन हैं जो आसानी से लोग अपने जीवन में उसे शामिल कर सकते हैं, और रोज़ सुबह कर लिया या शाम कर लिया, जब समय मिले उसके लिए समय भी गाइड कर दीजिए कि क्या समय होना चाहिए? देखिए, योग जो आसन है, महर्षि पतंजलि कहते हैं अपने योग सूत्र में, स्थिर सुखम आसनम। आप जिस भी मुद्रा में बैठ जाएं वही आसन है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आसन करें, बहुत धीमे आसन करें, बहुत ऐसे आसन करें जो आपसे शायद संभव भी ना हो। जिस भी स्थिति में आप सूक्ष्मता के साथ बैठ जाएं, स्थिरता के साथ बैठ जाएं, वही आसन है। तो जैसा आपने कहा कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी सीरीज़ ऑफ पैटर्न है जो आप घर पे बैठे बैठे भी, ऑफिस में बैठे बैठे भी, शायद कुछ आसन तो ऐसे हैं जो आप अपने बेड पे बैठे बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं।
और जो सबसे अच्छा समय है वो तो सब आप सभी मेरे तरह जानते ही हैं कि सुबह का जो समय होता है वो सर्वोत्तम समय होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्म जैसा आचरण में के अंदर ही आसन आता है। अगर आप आसन स्टार्ट करें तो यम नियम भी तो फॉलो आप करेंगे ही। तो यम नियम आपकी जो समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ, खुद के प्रति जिम्मेदारियाँ जब आप पूरी करेंगे तब आप आसन करेंगे। तो ब्रह्म जैसा आचरण के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ेगा। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो 3 या 4 या 5 जो भी आप समय आप सही समझें, मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 का समय जो सर्वोत्तम समय है उठने का, आप उस समय लगभग आप उठ जाएं। और उसके बाद आप 6-7 बजे के आसपास 5-6 बजे अपना शौच आदि से निवृत्त होकर आप अपना आसन करें। देखिए 24 घंटे ही सबके पास है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इस पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है उसके पास भी 24 घंटे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये क्लेम करे कि मेरे पास 25 से 26 घंटे हैं। परंतु ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना जो जीवन का जो समय है वो आप किस पे अपना खर्च करना चाहते हैं, खपत करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप 1 घंटे की योगा क्लास करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं, गाबा, आपका डोपामाइन, आपका सेरोटोनिन, आपका ऑक्सीटोसिन, ये जो जितने भी हार्मोन हैं ये आपको वो लेवल इंक्रीज़ करता है। जब ये लेवल इंक्रीज़ करता है तो व्यक्ति खुश रहना स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति का जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम होके वो खुश होगा। आपका जो नेचुरल पेन किलर हार्मोन्स हैं वो आपके इंक्रीज़ होते हैं। तो आपका बस मेरे से मैं आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लोगों की रुचि क्यों नहीं है योग में। तो मेरा बस आप सभी से सिर्फ एक निवेदन है कि आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए योगा क्लास आ जाए। फिर आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं योगा क्यों नहीं कर रहा। 8वें दिन अगर आप बेड पे पड़े हैं ना तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं बेड पे क्यों पड़ा हूँ। सिर्फ 1 हफ्ते क्यों? क्योंकि आपका जो हार्मोन्स जब आपके 1 हफ्ते लगातार रिलीज़ हुए हैं तो वो आपको खुद ही उठाने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ क्यों हैं, वहाँ क्यों नहीं है। जी, लेकिन ये तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी क्या है ना कि हमारा टाइम हमारे कंट्रोल में कई बार नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके लिए सुबह सोना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनके लिए वो टाइमिंग ही शुरू होती है 3 बजे से 12 बजे तक वो सोते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप कि वो अपने समय में कौन सा आसन कर सकते हैं और कैसे योग को शामिल कर सकते हैं? जी, सूक्ष्म व्यायाम जो आप सिंपल आप एक सीरीज़ ऑफ पैटर्न आसन है वो आप आसानी से आपको YouTube पे या अन्य कोई आप योगा टीचर आपके आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप उनसे भी सीख सकते हैं। बाकी आप सिंपल आप बेड पे अगर आप लेटे हैं तो एक पैर ऊपर सिंपल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री साइकिल चलाना, ज़ीरो बनाना, कमर के बल लेट के कुछ आसन, पेट के बल लेट के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम जो बहुत सरल हैं। सिर्फ अपने रूम पे ही बैठ के आप थोड़ी सी योगा में ज़्यादा कुछ हमें इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक योगा मैट, अगर वो भी ना हो तो एक दरी, अगर वो भी ना हो तो एक चद्दर, सिर्फ उतना एक आसन डाल के आप अपने योग की यात्रा आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे आसन नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, सिर्फ इतना भर है कि आपको एक बार सीखने की ज़रूरत है। एक गुरु का आपको एक आचरण चाहिए। एक बार आप अपने किसी गुरु को मान के एक बार आप सीख लीजिए तो शायद आप पूरे जीवन भर आप वो आसन भूलें भी ना। और लगातार आप जब उनका अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसे अच्छे लाभ मिलेंगे कि आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं योगा क्लास या योगा ना करूं। जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि सूक्ष्म योग कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत लोग करते हैं यूट्यूब पे देखकर, टीवी चैनलों पर देखकर करते हैं योग, लेकिन उन्हें फिर लगता है कि हम जब यूट्यूब और टीवी चैनलों पर देखकर कर ही रहे हैं क्लास, हमारा वहाँ पे पैसा लग नहीं रहा है ज़्यादा, तो फिर वो क्लास क्यों आए, योगा क्लास क्यों आए? क्योंकि उन्हें तो वहाँ से भी सीखने को मिल रहा है। और ये भी बताइए कि योग आसन का सही तरीका वो कैसे पहचाने कि हम जहाँ पे कर रहे हैं या फिर हम जहाँ सीखने जा रहे हैं वहाँ पर मुझे सही तरीके से सिखाया जा रहा है, या फिर जब हम किसी क्लास में जाए कि पहली बार जा रहे हैं तो ये मेरे लिए इनफ होगा, ये यहाँ पे मैं योगा सही से सीख सकती हूँ, इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, योगा क्लास क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम लोग जब शुरू में बात कर रहे थे तो हमने आपको कहा कि आपको आना तो योगा क्लास ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी गुरु के संरक्षण में नहीं आते तब तक आप ये मानिए कि आप कर तो कोई चीज़ रहे हैं परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, बस आप करे जा रहे हैं। जब आप योगा क्लास आते हैं, जब आप किसी भी एक टीचर के संरक्षण में आते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। जैसे कोई बच्चा है
तो वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेगा, तो उसके पेरेंट्स उसे कितना भी सिखा ले ABCDE, पर उसे एक रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे फर्स्ट क्लास पास करनी है, सेकंड करनी है, थर्ड करनी है। ऐसे ही योगा क्लास में होता है। जैसे आप जब आप पहले दिन आप क्लास में आएंगे तो आपसे कुछ एक सीरीज़ ऑफ पैटर्न ऑफ आसन कराए जाएंगे जो शायद उस दिन के लिए आपके लिए सफिशिएंट हो। आपको अगले दिन खुद लगेगा कि हाँ मैं इतना कर पा रहा हूँ, अगले दिन थोड़ा सा और, तीसरे दिन थोड़ा सा और। तो धीरे धीरे आप स्टेजेस पार करते चले आते हैं और आपके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, जो भी आपके गोल्स हैं, किसी के अलग अलग गोल्स भी होते हैं, किसी को पतला होना है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। आजकल समस्याएं भी इतनी हो गई हैं कि योगा तो हर कोई करना चाहता है, बस समय नहीं निकाल पाता। और समय क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि वो जब तक अपने शरीर को चलाता है जब तक बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए। जब बिल्कुल शरीर ख़राब हो जाता है तब उसको याद आती है योगा की। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उस स्थिति का आप इंतज़ार ही ना करें। आप बहुत सरल है, मैंने जैसे बताया योगा के लिए बहुत सरल है। आपको सिर्फ एक योगा मैट लेनी है, योगा मैट भी ना हो तो दरी लेनी है, नहीं तो एक चादर लेनी है, और कुछ भी साधन ना हो। अगर आप घर से बाहर भी ना जा पाएँ, आजकल तो योगा टीचर घर पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, उतना भी ना कर पाएँ तो डेली TV के माध्यम से, नहीं तो YouTube के, ये तो अंत है ही, तो उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। जी, आप बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा रहे हैं कि हम उसके माध्यम से भी सीख सकते हैं और किन हालातों में हमें वो माध्यम चूज़ करना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि जो पुरानी बीमारियां हैं जैसे कि पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, तनाव, ऐसी कई सारी परेशानियां, जैसे कि आपने भी बताया थायराइड वगैरह, ये तो हम अपने घर में भी पूर्वजों को भी देखते आ रहे हैं। तो क्या इसका समाधान योगा है? और योगा के ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो इसमें मदद करेंगे इससे ऊपर मतलब ठीक होने में? जी देखिए, समाधान जब आप जीवन शैली सुधार लेंगे, ये सारी बीमारियां, हमें बीमारी लगती ही क्यों है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। हमारी बीमारी लगती का कारण ही हम हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक नहीं करना चाहते। अब हम अपने आहार को ही नहीं ठीक करना चाहते। हम अपने ऋतु के अनुसार हम उसे चलना ही नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं जैसा हमारा एक स्टेट ऑफ आराम जैसे आ जाए तो बस हम उसी के अनुसार 12 महीने काट दें। जो हम डेली खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े, शरीर को आराम मिलता रहे, वो उसी स्थिति में हम बने रहें। परंतु अब शायद ये वातावरण ना वैसा रहा हो कि हम लगातार उसी स्थिति में रहें, क्योंकि शरीर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बीमारी भी आती है, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पेट निकलना, BP, शुगर, थायराइड, ये बहुत ही आजकल लगभग हर दूसरे घर में ये बीमारियाँ आ चुकी हैं। तो इनके जो आसन हैं, जैसे हर बीमारी के अलग आसन हैं। जैसे अगर किसी को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करें। दोनों पैर सामने खोल के श्वास भरते हुए दोनों पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, रोटेशन, पैरों का रोटेशन, एक पैर होल्ड करके पैरों को चलाए। इस तरह के कुछ इजी अभ्यास वो स्टार्ट कर सकता है। कमर दर्द के लिए सबसे अच्छे आसन है जैसे शशांक आसन वो कर सकता है, वो मरकट आसन कर सकता है, वो भुजंग आसन का अभ्यास कर सकता है, वो शलभ आसन का अभ्यास कर सकता है। एक सीरीज़ ऑफ पैटर्न ऑफ आसन है। मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप आसन तो मैं ऐसे बताने को तो बहुत सारे अभ्यास है, परंतु आप एक अच्छे योग शिक्षक के पास जाएं, उसको अपनी एक बताएं कि आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही, क्यों आपको बीमारी लगी, तो उसके अनुसार अगर वो आपको गाइड करें तो आप उसका पालन करें और आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आराम होना भी स्टार्ट होगा। और आप जो आप आज हैं शायद 6 महीने बाद जब आप देखेंगे कि मैं कहाँ तक हूँ, तो आप उसमें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क पाएंगे। जी, लेकिन एक सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि जब मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ योगा आचार्य के साथ में पॉडकास्ट करने के लिए आपके साथ में, तो लोगों ने पूछा कि योग आसन के साथ में जब हम योगा करते हैं क्या उसके साथ में कोई ऐसा फिक्स डाइट होता है, कोई ऐसा आहार होता है कि जो हमें उस ड्यूरेशन में खाना होता है वो सारी चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें इग्नोर करना चाहिए जो हमें नहीं खाना चाहिए उस समय में, तो कोई ऐसा है तो प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, आहार जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप अन्न खाएंगे आपका वैसा ही मन रहेगा, वैसे ही शरीर रहेगा। जैसे मैं कितना भी आपको योगा करा लूँ, 1 घंटे की प्रॉपर योगा क्लास करा दूँ, 2 घंटे की करा दूँ, पर आप बाहर जाके छोले भटूरे खा लेंगे तो मैं आपको पतला कर सकता हूँ? नहीं कर सकता जी, नहीं कर सकता ना। अब मैं आपको कितना भी योगा करा लूँ, अब आप बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आपका BP तो शूट करेगा ही करेगा, क्योंकि हाँ आपकी बॉडी हीट हुई, बाहर जाके आपने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक आजकल बहुत ज़्यादा शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, जिसको आजकल तो कई लोग कहने लगे हैं कि ये डेथ का भी कारण है। तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते बढ़ना है। एक तो होता है समाधान, एक होता है समस्या। तो आपको अपने लिए समस्या उत्पन्न करनी है कि समाधान उत्पन्न करना है। जैसे आप मेरे पास इसीलिए आए क्योंकि आपको मेरे में समाधान दिख रहा है। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था या मैं जब पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे आचार्य यही कहते थे कि जीवन में हमेशा समाधान बढ़िए,
समस्या तो आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो जब आप स्वयं से आप झूठ नहीं बोल सकते, जब आपका मन जानता है, जब आप कोई चीट मील कर रहे होते हैं तो आपका मन कह रहा होता है यार तू गलत तो कर रहा है, पर एक दूसरा एक मन कह रहा होता है अरे कोई नहीं आज खा ले कल देख लेंगे। जी, ठीक है। तो आप जब भी कुछ गड़बड़ खाएंगे, आपका अंदर की चेतना जो है, आपका जो मन है, वो आपको ज़रूर कहेगा कि रुक जा, थोड़ा सा ठहर जाए, गड़बड़ हो रही है। पर एक मन दूसरा भी होता है, वो कहता है अरे देख ही जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे बढ़ना है, समस्या के रास्ते पे कि समाधान के रास्ते पे। तो अब एक डाइट चार्ट जो एक होना चाहिए व्यक्ति का। देखिए, जब आप योग की यात्रा में बढ़े तो सुबह अगर आपने योग कर लिया है, उससे पहले आंवला एलोवेरा जूस आप सामान्य तौर पे ले सकते हैं। आप 11 बजे से पहले योगा क्लास करने के बाद आप नारियल पानी का सेवन बहुत अच्छा रहता है। आप ब्रेकफास्ट जरूर करें। आजकल के युवाओं को मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी जो कमी है आजकल, वो ब्रेकफास्ट ही मिस कर देते हैं। जो आजकल लोग सीधा लंच करने लगे हैं, जिसे हम लोग ब्रंच बोलते हैं आजकल की कॉमन भाषा में। तो अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच दोनों, ब्रेकफास्ट और लंच मिला के करेंगे तो आपका मोटा होना, आलसी होना, आपको तनाव रहना, ये निश्चित ही निश्चित है। क्यों? क्योंकि हर मील का एक समय होता है। बॉडी हर समय, आपने अगर बॉडी को किसी काम के लिए लगाया हुआ है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत तो है। तो अगर आपकी बॉडी जो है, रात को अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं किया, आप रात को मान लीजिए हम लोग सो गए सामान्य तौर पे 11 बजे, कोई 12 सोता है, कोई 10 सोता है, तो एक एवरेज लेते हैं 11 बजे। तो व्यक्ति उठा सुबह 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, तो एक 6 से 7 घंटे का एक गैप हो गया। 6 7 घंटे आपका पूरा शरीर खाली है। फिर अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जो गैस हैं, जो आपके एंजाइम्स हैं, वो तो शरीर को खा ही रहे हैं। जो शरीर के जो एसिड्स हैं वो आपके शरीर को तो खा ही रहे हैं। तो आप जितना देर और भूखा रहेंगे वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। फिर जैसे ही आप लंच करेंगे, आपका पेट, आपको शरीर के लिए इतनी एनर्जी, उसको पचाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी कि आपको थकान होगी ही होगी, आपका मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको सिर दर्द, बीपी जैसी समस्या आएंगी ही आएंगी। अगर आपको ज़्यादा ही है कि आपको नहीं कुछ खाना है, आप डिनर स्किप कर सकते हैं। डिनर भी अगर आपको करना है तो आप सूर्यास्त से पहले डिनर करें। आजकल हम लोग उल्टा करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप, लंच अच्छे से खाया और डिनर तो ऐसे खाते हैं जैसे राजा भी क्या खाएंगे, जिसके अंदर हम लोग पहले खूब सारा जो भी आप भोजन करते हैं अलग अलग प्रकार के वो भोजन करते हैं और उसके ऊपर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, जैसे गरम तवा किया, उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी और ऊपर से कुछ ठंडा डाल दिया। क्या होगा? जो अग्नि हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि है, जिसके अंदर मेन जठाग्नि है, जैसे ही उसके अंदर गरम गरम आपने कुछ डाला, उसके ऊपर ठंडा डाल देंगे, वो अग्नि धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आजकल लोग 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में ऐसे दिखने लग जाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हों, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए। सबसे बड़ा कारण ही ये कि वो खाने के बाद ठंडा खाते हैं। जी, अभी मेरा आपसे, आपकी बातों से मुझे 3 प्रश्न याद आए। पहला प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हमारे पास 2 मन होता है। पहला तो कहता है कि खा लेते हैं, आज भर खाते हैं, कल से नहीं खाएंगे। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, हम जा रहे क्लास जा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर से वो वेट गेन हो जाएगा। तो क्या योगा से हमारे मन पे नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम यम नियम की बात कर रहे थे, तो जब मैंने बताया योग जब हम करेंगे तो सिर्फ हम योग और योगा में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। योगा आसन और प्राणायाम तक है बस, कुछ आसन और प्राणायाम तक, और योग जो है वो पूरी जीवन शैली। जब आप योग करेंगे तो आप यम का ही पालन करेंगे, नियम भी, आसन भी, प्राणायाम भी और प्रत्याहार भी। फिर उसके बाद आती है अंतरंग साधना, धारणा, मतलब अपने मन को कंट्रोल करना। धारणा का अर्थ होता है अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को किसी भी एक विषय पे लगाना। देश बंध चित्तस्य धारणा, महर्षि पतंजलि 3रे चैप्टर के पहले सूत्र में कहते हैं किसी भी एक विषय पे, किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाने को धारणा बोला जाता है। जब वो धारणा लंबे समय तक हो जाए उसको ध्यान बोला जाता है, और उसकी भी आगे की स्थिति जब आपकी उत्पन्न हो जाए तो उसे समाधि की स्थिति मानी जाती है। इसमें व्यक्ति के कई व्यक्तियों के तो अगले जन्म तक लग जाते हैं, परंतु ये ऐसी स्थिति है कि जो शायद असीम आनंद, असीम सुख, जो व्यक्ति शायद जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आजकल देखने लगा है, उनसे तो बहुत ऊपर है। इसीलिए आप एक घंटे की योग क्लास आप रेगुलर आएँ। सिर्फ मैंने फिर से अनुरोध करूँगा कि आप 10 दिन या 7 दिन भी आप रेगुलर आएँ। मैं आपको गारंटीड ये कह सकता हूँ कि 8वें दिन आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं बेड पे क्यों पड़ा हूँ या क्यों पड़ी हूँ। अभी कुछ देर पहले हम आहार पे ही थे, तो मेरा एक और प्रश्न है, वो भी उसी से निकल कर आया है कि नॉनवेज
योगा के दौरान खाना सही होना चाहिए, या क्या योगा या योग नॉनवेज पर कोई रोक लगाता है या फिर वो अलाउ करता है कि हाँ आप खा सकते हैं नॉनवेज? और दूसरी चीज़ कि हम जैन जी में या फिर हम पहले भी लोगों से सुनते आए हैं कि हम जब कुछ भारी खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि वो हमें ना पचाने में मदद करता है, पाचन के लिए अच्छा होता है। तो ये मिथ है या फिर ये सच है कि ऐसा होता है? आप ये बता दीजिए। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि आहार को लेके, जी। आहार ना व्यक्ति का जो नॉनवेज आहार है या वेज आहार है, कोई भी जो आहार है उसकी आप व्याख्या कैसे कर सकते हैं? आप 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जो एक सात्विक भोजन करता है, एक मिक्स आहार खाता है, वेज भी नॉन वेज भी, और एक जो प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन आदमी है। 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, सात्विक, राजसिक और तमोगुणी, तामसिक। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो व्यक्ति वेज, प्रॉपर वेज भोजन पे है, ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले नहीं खाता, ज़्यादा भुना हुआ तला हुआ नहीं खाता, वो व्यक्ति की अपने आप वो व्यक्ति ज़्यादा शांत मिलेगा आपको। वो व्यक्ति में ज़्यादा क्रोध, वो बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होता, शांति से अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब देता है। बहुत आपको ऐसा लगेगा हर टाइम वो व्यक्ति खुश दिल इंसान है। एक व्यक्ति है जो दोनों मिक्स करता है, तो वो समय अनुसार हो सकता है सुबह वो शांत रहे, रात आते आते वो भड़क जाए। जैसे मैं आपको सुबह कहूँ कि आइए सुबह हम लोग तेज़ म्यूज़िक पे गाने सुनेंगे, तो आप लोग कहोगे नहीं सर सुबह मेरा आचार्य जी मेरा मन नहीं है, सुबह हो सकता है आप लाइट म्यूज़िक सुनना चाहें, भजन सुनना चाहें। और रात को मैं कहूँ आज ये भजन पे हम लोग आज कीर्तन करेंगे या आराम से शांति से थोड़ी देर बैठेंगे, आप कहेंगे आचार्य जी डिस्को चलते हैं। ठीक है, ये प्रवृत्ति है, आपका नहीं, ये प्रवृत्ति है। व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो शाम आते थोड़ी सी तमोगुणी या रजोगुणी जिसे हम लोग कह देते हैं। थोड़े टाइम पहले मैं एक रिसर्च देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस का ही देख रहा था कि दिल्ली पुलिस में केस सबसे ज़्यादा रजिस्टर कब होते हैं। तो दिल्ली पुलिस में सुबह के टाइम पे रजिस्टर जो केसेस हैं वो उसकी मात्रा बहुत कम है। जैसे जैसे दोपहर होने लगती है थोड़े से केस बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे रात होती है लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, मार धाड़ ऐसे करना स्टार्ट कर देता है जैसे आज ही दुनिया खत्म होने वाली है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, शरीर का रजोगुण इतना बढ़ जाता है, तमोगुण इतना बढ़ जाता है। क्यों? उनका आचरण वैसा है, उनका भोजन वैसा है। जैसे जैसे आप भोजन करेंगे, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज का सबसे बड़ा गुण है कि वो तमोगुणी भोजन होता है। तो तमोगुणी भोजन आपके अंदर तमोगुण जब बढ़ाएगा तो आपको एग्रेसिव करेगा। छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा रोड रेज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों की,